हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, जो कि सिर्फ बेर एक्ट से पढ़ेंगे हम। और इसी से सब कुछ जानेंगे, किस तरह से लॉ को पढ़ना है, किस तरह से लॉ को नहीं पढ़ना है। ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में डाला भी हुआ है। आज देखेंगे कि जो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसको बेर एक्ट से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, हर वर्ड का, हर चीज़ की, हर किसी चीज़ का क्या मीनिंग होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। दोस्तों, बेर एक्ट का क्या मतलब होता है? बेर एक्ट का मतलब होता है जिस तरह से कानून को बनाया गया, ये लिखा गया है, वो एज इट इज इसके अंदर होता है। ठीक है, हमें अपनी इंटरप्रिटेशन करनी है और हर बातों को समझना है। आप पब्लिकेशन की बुक से पढ़ें या किसी भी बुक से पढ़ें, वो सब इसी की इंटरप्रिटेशन है। और इन पे जो भी जजमेंट वगैरह होती है, जो इनको क्लियर करता है, वो सब पब्लिकेशन की बुक में होता है। तो देखो, बात करेंगे द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और यह 4 ऑफ 1882। एक एक चीज को पहले यहीं से समझेंगे। ये 4 ऑफ 1882 का मतलब क्या होता है? 1882 में जो भी कानून बने हैं उसमें 4th नंबर का जो भी कानून है वो क्या है? टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये कब बना? 1882 में। एक्ट का मतलब आपको पता ही है, जब कोई बिल पास हो जाता है, बिल पास होने के बाद जब उस पर असाइन मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। इसके अलावा हमें दो टर्म को पहले समझना है, ट्रांसफर क्या है और प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफर क्या होती है ये भी जानना है। अभी जब तक ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक आगे आप पढ़ नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो ये दो चीज का होना तो बहुत जरूरी है जब टीपी आप पढ़ोगे। तो ट्रांसफर क्या होती है और प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? क्या एक ये प्रॉपर्टी है, मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग का मालिक कौन है? ऑनर कौन है? ए कौन है? ऑनर। अब ये अपनी बिल्डिंग को ट्रांसफर करना चाहता है, किसको? बी को। ये बी है, इसके पास कैश है 10 लाख रुपए। अब ये ए इसको ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये जो ए ट्रांसफर करना चाहता है ये चीज, ये क्या है? ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर कैसे करेगा? ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले समझना जरूरी है ट्रांसफर क्या है। अब आप कहोगे सर इसे सेल करना है, मॉर्गेज करना है, लीज करना है, क्या करना है, ये सब कुछ बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रांसफर का मतलब ही समझेंगे। तो ट्रांसफर का क्या मतलब है? ये इस प्रॉपर्टी को उठा के इसको दे देगा क्या कि लो मेरे लैंड से निकालो और अपने लैंड पे रख लो, ऐसा तो नहीं करेगा। तो एक्चुअल ट्रांसफर है क्या कि ट्रांसफर का मतलब ये है यहाँ से मैं बिल्डिंग को हटाऊं और यहाँ दे दूं। भाई ट्रांसफर तो का मतलब तो यही होता है, लेकिन इसके हिसाब से क्या है? इसके हिसाब से तो मतलब ये हो गया कि प्रॉपर्टी तो वहीं रहेगी, प्रॉपर्टी कहीं नहीं रहेगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बिल्डिंग है, ये तो यहीं रहेगी लैंड में लगी हुई। ये बी के पास कैसे जाएगी? तो प्रॉपर्टी को तो उठा के नहीं भेजा जाएगा इसके पास। तो क्या होता है, इसका जो भी डॉक्यूमेंट है, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि टाइटल डीड है, ठीक है, जीपीए है, बिल है, ईटीसी जो भी कुछ है, वो क्या करेगा? ये इसके नाम पर कर देगा कि अब ये बी के नाम पर है, मेरे नाम पर नहीं है। तो क्या हुआ? इसी चीज को क्या कहते हैं? जो मेरे नाम पर है उसको उठा के बी के नाम पर कर दो, तो इसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। ट्रांसफर का मतलब ये निकल के आता है, क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। ठीक है, ए ने अपना जो भी इंटरेस्ट था वो बी के नाम कर दिया। ठीक है, क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, यही ट्रांसफर होती है। इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफर क्या है? ट्रांजैक्शन है, इट इज ए ट्रांजैक्शन, इट इज ए ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन क्या करती है? क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। ठीक है, ए अपना इंटरेस्ट बी को दे देगा कि ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी मूवेबल होती तो भाई ठीक है, तो मूवेबल भी लागू होता है, ये बताएंगे अभी। अगर मान लो कोई कार है, इसको ए को ट्रांसफर करनी है, तो अब तो कह सकते हो सर इसको तो इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी देने पड़ेंगे और ये भी देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ा होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो यहाँ क्या होता है? डिलीवरी ऑफ पोजेशन या डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी।
ठीक है, यही इसको दे दिया जाए तो यही ट्रांसफर है, डिलीवरी कर देना मूवेबल प्रॉपर्टी। चलो ट्रांसफर तो भी समझ में आएगा, ट्रांसफर कहते किसको है। अभी देखेंगे मोड भी देखेंगे, ये भी देखेंगे कौन ट्रांसफर कर सकता है कौन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ट्रांसफर किस किस तरह से होती है। देखो ये भी समझ लो ट्रांसफर किस तरह से होती है। ट्रांसफर होती है ऑपरेशन बाय लॉ, ठीक है। एक होती है ऑपरेशन बाय लॉ जो लॉ बताती है, और एक होती है ऑर्डर बाय कोर्ट, और तीसरी होती है एक्ट ऑफ पार्टीज। ट्रांसफर करने के तीन तरीके हैं, एक ऑपरेशन बाय लॉ, एक ऑर्डर बाय कोर्ट, और एक होती है एक्ट ऑफ पार्टीज। जो हमारा टीपी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो सिर्फ इसको डील करता है, एक्ट ऑफ पार्टीज को, इसको डील नहीं करता है। इनके एग्जाम्पल क्या हुए, ऑपरेशन बाय लॉ। ऑपरेशन बाय लॉ का मतलब हो गया आपका सक्सेशन में जाएगा, इंटरस्टेट पे जाएगा, जैसे कि बिल वगैरह पे जाएगा, ये सब इसमें जाएगा, ये ऑपरेशन बाय लॉ है। ऑर्डर बाय कोर्ट में क्या होता है, ऑर्डर बाय कोर्ट में होता है जैसे कि अटैचमेंट एंड सेल होती है, एग्जीक्यूशन में, ठीक है, ये सब ये होता है। लेकिन एक्ट ऑफ पार्टीज, जो एक्ट ऑफ पार्टीज है उसके लिए कहीं पर भी नहीं दिया गया था, इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की नीड पड़ी। पूछे नीड क्यों पड़ी टीपीए की। टीपीए कब आया, टीपीए आया 1882 में। अगर 1882 में टीपीए आया तो इससे पहले क्या था, तो 1882 में जब टीपीए आया तो इससे पहले कुछ नहीं था। इससे पहले प्रिंसिपल चलते थे किस चीज के, जो ट्रांसफर होती थी वो होती थी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन। पहले इस पर होती थी ट्रांसफर, जो भी होती थी 1882 से पहले इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पर ट्रांसफर होती थी। बाद में टीपी आ गया। अगर जब इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस पे होती थी तो फिर टीपी की जरूरत क्यों पड़ी। जब ये सब सही चल रहा था सारे हर जगह देशों में, इंडिया में हर जगह ये सब चल रहा था, तो फिर भी टीपी की नीड क्यों पड़ी। तो टीपी की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि हर जज, हर कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट को देने लगे इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस पे। तो क्या हुआ, डिफरेंस आने लगा, सबकी ओपिनियन में डिफरेंस आने लगा, डिफर होने लग गई। अब डिफर होने लगी, पता चला दिल्ली में तो किसी जज ने ए के फेवर में कर दिया और हरियाणा में किसी जज ने उसको बी के फेवर में कर दिया, इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस में। तो पता चला भाई दिल्ली में कानून अलग है और हरियाणा में कानून अलग है। इन सब चीजों को दूर करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को बनाया गया, ठीक है। अब इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस तो ठीक है, लेकिन एक चीज और देखो कि क्या ये जो टीपी एक्ट है, टीपी एक्ट है, टीपी एक्ट से पहले इंडिया में किस तरह से होता था प्रॉपर्टी का लेन देन। तो ठीक है, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट से होता था, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो जाता था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होता था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सफिशिएंट नहीं था ट्रांसफर के पर्पस से। ये ठीक है, एग्रीमेंट तो करवा देता था, भाई ये प्रॉपर्टी तुम ले लो, ऐसे बेच दो, ऐसे बेचेंगे, ये तो करवा देता था, लेकिन ट्रांसफर के लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए टीपीए की जरूरत पड़ी। तो टीपीए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या टीपीए एग्जॉस्टिव है, मतलब अपने आप में संपूर्ण है। क्या टीपीए को पढ़ लेंगे तो और किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ है ट्रांसफर से रिलेटेड टीपीए में पूरा है, तो ऐसा नहीं है, टीपीए संपूर्ण नहीं है, टीपीए इज नॉट एग्जॉस्टिव। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, और कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऐसा है। ये तीन चीज भी पढ़नी पड़ेगी टीपीए के लिए। एसआरए में क्या है, सूट फॉर स्पेशल परफॉर्मेंस डाली जा सकती है, डैमेज डाले जा सकते हैं टीपीए से रिलेटेड। लेकिन टीपीए में जब जाएंगे तो आईसीए की जरूरत है, आईआरए की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की ये बताता है कौन सी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है और कौन सी का जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। अभी और क्वेश्चन सिर्फ इंट्रोडक्शन में करेंगे। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी सोचोगे आप फर्नीचर, आप सोचोगे फर्नीचर भी एक प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसे तो इसको अगर डिफाइन करते चले जाओगे तो इसका कोई अंत नहीं है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बहुत वाइड है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब पढ़ोगे प्रॉपर्टी का मीनिंग तो उसमें आपको बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी कहते किसको है। यहाँ समझाने के लिए सिर्फ दो ही चीजें प्रॉपर्टी के रिलेटेड। एक प्रॉपर्टी होती है टेंजिबल,
और एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होती है? जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह हुई, बिल्डिंग हुई, ठीक है, फर्नीचर, ईटीसी, जो भी कुछ, ये टेंजिबल है। इंटेंजिबल क्या होती है? जिसको छू नहीं सकते। तो मतलब क्या हुआ, इन बिल्डिंग और इन पर जो भी है, इस मटेरियल थिंग पे जो भी राइट और इंटरेस्ट है, राइट और इंटरेस्ट है, ये सब क्या है? इंटेंजिबल है। तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में राइट टू एयर है, ठीक है, इसको ईजमेंट भी कहते हैं, राइट टू एयर को, लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही काउंट होगी। आप ऐसे प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, आप ऐसे प्रॉपर्टी को नहीं बेचोगे कि मैंने तो जब इसको यूज करा तो मेरे पर राइट टू एयर था, मैंने यहाँ पर रोशनदान लगवाया था हवा आने के लिए, अब तुम खरीद रहे हो या मैं तुमको बेच रहा हूँ तो उसको बंद कर देना, आपके पास राइट टू एयर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके पास राइट और इंटरेस्ट जो भी इस मटेरियल पे, जो भी इस थिंग पे जुड़ा हुआ है, वो भी आपका प्रॉपर्टी माना जाता है। आगे देखेंगे, अभी देखेंगे हम टीपीए डील किससे करता है? टीपीए डील्स विद, किससे डील करता है? मैंने बता दिया, ये करता है एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के एक्ट को डील करता है। ये मैंने बता दिया। ये कंफर्म कैसे हुआ? तो कंफर्म देखो, बेरट खोलो आप अपना। सबसे पहले देखते हैं इसका लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल। देखो जो शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल उसके ऊपर होता है प्रीएम्बल, कहीं कहीं पे प्रीएम्बल नहीं लिखा होता और इसके जस्ट ऊपर है, उसको लॉन्ग टाइटल कहते हैं। लॉन्ग टाइटल उसके नीचे प्रीएम्बल, कहीं के प्रीएम्बल नहीं होता तो उस पूरे को लॉन्ग टाइटल कहते हैं। कहता है लॉन्ग टाइटल में कहता है एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो पहले कंफर्म हमें कहां से हुआ? इसके लॉन्ग टाइटल से। सेकंड कंफर्मेशन देखो, प्रीएम्बल कहता है वेयर एज it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties। तो क्या हुआ? तभी उसका कंफर्मेशन कहां से मिला? प्रीएम्बल से, ठीक है। और भी नहीं इसका कंफर्मेशन है? हाँ बिल्कुल है। सेक्शन नंबर 5 पे जाए एक बार आप। सेक्शन नंबर 5 पे जाएंगे तो पहले चैप्टर की हेडिंग देखेंगे ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है। अगर सेक्शन 5 को पढ़ेंगे तो कहता है इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट। तो हमें कहां से पता चला? सेक्शन 5 से। तो टीपीए का वर्क क्या है? टीपीए का वर्क है कि आपको जो भी आपकी इंटेंशन है, जो भी एक्ट है पार्टीज का, उसको पूरा करना टीपीए का फर्ज बनता है। इसीलिए टीपीए आया था। लॉ से रिलेटेड मैंने बता दी, ऑपरेशन ऑफ लॉ और कोड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, उसके लिए अलग चीज है। ये कंफर्मेशन मैंने बता दी कि टीपीए डील्स करता है एक्ट ऑफ पार्टीज से, ठीक है। इसको खुल के समझेंगे आराम से। अभी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, आई होप आपको अच्छी भी लगेगी। देखो जो प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रांसफर कैसे किया जाता है? या तो या तो एक्ट बाय पार्टीज, एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज, अगर पार्टीज है तो उसका मतलब क्या है कि लिविंग हो ना, लिविंग पर्सन, ठीक है। ये इसी को बोलते हैं इंटर वायरस, ठीक है। और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं नॉट एक्ट बाय पार्टीज। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर्टी में आपको मूवेबल, ये तो डेफिनेशन के टाइप में पढ़ाऊंगा मैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को ही बताया गया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो तो कुछ तो डील करेगी टीपीए से, ठीक है, और कुछ बाकी डील करेंगे सोना से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील कौन करेगा? टीपीए करेगा। इसमें भी दो चीजें आ जाती हैं कि या तो बिल है
ये सक्सेशन है, ये इसके स्पेसिफिक प्रोविजन है। और आईपी में क्या होता है, ये ट्रांसफर से रिलेटेड बातें करती है। टीपीए में ट्रांसफर से रिलेटेड बातें करती है। तो आपको दोस्तों ट्रांसफर तो समझ में आ गया, ट्रांसफर किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या हो सकते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर करने के क्या क्या मोड है, अपनी प्रॉपर्टी किसी को किस तरह से दे सकते हैं, किस किस तरह से दे सकते हैं। सबसे पहला आप सेल कर सकते हैं, दूसरा आप मॉर्गेज कर सकते हैं, तीसरा आप लीज पर दे सकते हैं। और बताओ जल्दी जल्दी, और है देश में क्या बनता है, और सेल हो गया, लीज हो गया, ठीक है, नहीं, और क्या हो गया आपका, गिफ्ट हो गया। बिल से भी कर सकते हैं क्या, बिल से कर सकते हैं, लेकिन टीपीएस को डील नहीं करता, तो बिल मत बोलना। सेल, मॉर्गेज, लीज और गिफ्ट। और किससे कर सकते हैं, आप बोलोगे आप चार्ज से कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज से कर सकते हैं, और एक्शनेबल क्लेम। तो देखो इसमें सिर्फ एक्सचेंज रह गया है, एक्सचेंज आएगा आपका, एक्शनेबल क्लेम और चार्ज, ये भी एक काइंड ऑफ ट्रांसफर है। इन तरीकों से आप अपनी ट्रांसफर को कर सकते हो। चार्ज कुछ नहीं होता, चार्ज सिर्फ ये होता है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको सिक्योरिटी पर रख देते हैं, बस ये समझ लो, कुछ भी नहीं है, मॉर्गेज से कुछ अलग ही है, जो मॉर्गेज से कुछ अलग है सिक्योरिटी में दे दिया है वही चार्ज है। जैसे कि मेंटेनेंस के टाइम पर प्रॉपर्टी को चार्ज पे रख देते हैं ना, कि सर ये पैसे नहीं दे पा रहा तो उसकी प्रॉपर्टी को चार्ज पे रख दो, चार्ज पे रख दो, उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इसके मेंटेनेंस का पैसा दिया जाएगा, ये होता है। अब इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे प्री वगैरह में पूछ लेते हैं, इसके अंदर कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, ये सब आप देख भी लेना, लिख भी लेना। तो इसके अंदर देखो सेक्शंस कितने हैं, सेक्शन इसमें 137 है, चैप्टर कितने इसमें, चैप्टर है इसमें आपके 8 चैप्टर है। ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था ये 1 जुलाई, अभी पूछा मिला एग्जाम में आ गई, 1882 में, ठीक है। बेयर से ही पढ़ेंगे, लेकिन बेयर की तरह नहीं पढ़ेंगे कि सेक्शन 1 से लेकर लास्ट तक रटवाएंगे, नहीं। इसके अंदर काफ़ी सारी डॉक्ट्रिन्स है, काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, वो सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, कितनी सारी चीज़ें हैं, क्या काम करती हैं, क्या काम नहीं है। कल हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन का पार्ट पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपसे टीपीए में इंट्रोडक्शन से भी पूछ लिया जाता है, इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि टीपी का जो इफेक्ट है वो कैसा है, रेट्रोस्पेक्टिवली है या प्रोस्पेक्टिवली है। तो इसके लिए जनरल सी चीज समझ लेना, जितनी भी सब्सटेंटिव लॉ होती हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, पहले बताओ इसका इफेक्ट कैसा है। सब्सटेंटिव लॉ का इफेक्ट कैसा होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है हमेशा। सब्सटेंटिव लॉ का इफेक्ट हमेशा क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव। इसका क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। और टीपीए कौन सी लॉ है, टीपीए कौन सी लॉ है, सब्सटेंटिव है कि प्रोसीजरल है। ये राइट को क्रिएट्स करती है, राइट एंड ड्यूटीज को, ये सब्सटेंटिव लॉ है। और सर इसका फिर इफेक्ट कैसा हो गया, प्रोस्पेक्टिव हो गया, ठीक है। और एक जजमेंट भी थी कैलाश चंद्रपाल वर्सेस हरिमोहन कलकत्ता हाई कोर्ट की, उसने भी यही कहा कि टीपीए का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि टीपीए एग्जॉस्टिव में सफिशिएंट है अपने आप में, या हमें किसी और की भी जरूरत पड़ती है। तो ये भी आपको बेरेक में दिखा देता हूँ।
इसके इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जाएंगे, देखो उसमें जाओ, कहाँ गया सेक्शन 4, सेक्शन 4 को पढ़ेंगे, इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टेकन एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंट टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। आगे लिखा है इसमें, द चैप्टर्स एंड सेक्शन ऑफ दिस एक्ट व्हिच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स शैल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर कर दिया उन्होंने। अब नीचे लिखा है एंड सेक्शन 54 पैराग्राफ 2 एंड 3 एंड सेक्शन 59 107 एंड 123 शैल बी रीड एज सप्लीमेंट टू द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसका मतलब है टीपीए पढ़ने के लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ना है और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट भी पढ़ना है। दोस्तों कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं किसी किसी ब्रेक में ये भी लिखा होता है कि अगर कुछ ऐसी डेफिनेशन है या ऐसे कुछ भी ऐसे टर्म है जो इस एक्ट में डिफाइन नहीं है तो आप किसी और एक्ट की मदद ले सकते हैं। तो उसको भी एक चीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरीमेटियर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर जैसे टीपीए के अंदर कुछ टर्म दे रखे हैं और वो डिफाइन नहीं है टीपीए में कहीं भी, ठीक है, लेकिन वो डिफाइन है कहीं और, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, जैसे टीपीए में बार बार कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा तो टीपीए में कॉन्ट्रैक्ट को तो डिफाइन कर नहीं रखा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ से ही इसको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझेंगे। इसी को कहा जाता है प्री मैटेरिया। ठीक है दोस्तों, तो आज इंट्रोडक्शन की क्लास में सिर्फ इतना ही था। बाकी एक बार कल इसकी डेफिनेशन करेंगे और फिर चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसफर की, ट्रांसफर क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी जरूर करना। हाँ, ये नहीं है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हाँ इसको जो भी दोस्त तुम्हारा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे जरूर वीडियो को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।